तो आप सुन रहे थे प्रिया, आपने देखा कि लोगों का क्या कहना है। ये बहुत बड़ा सेटबैक है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। 50 सालों के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी रिवायती सीट बडगाम लूज कर दी है। तो इस मैंडेट पर क्या कुछ कह रहे हैं हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ रहे हैं। विकास पाधा पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और इसके अलावा तौसीफ शाह है, पीडीपी के स्पोक्सपर्सन है, और विक्रम मल्होत्रा बीजेपी के स्पोक्सपर्सन है। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा तौसीफ शाह साहब, पीडीपी, आप बडगाम के नतीजे पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए वासल साहब, ये तो मैं सबसे पहले बड़गाम के जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे वोटर्स हैं, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। फिर उसके बाद मैं अपनी लीडरशिप का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने एक अनथक मेहनत की वहां पर बड़गाम में जी। लोगों को समझाने में। और दूसरा, ये आपको समझना पड़ेगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियाद अगर हम देखें तो वो बुनियाद ही जो उन्होंने 2024 में रखी वो धोखे रखी। स्टार्ट उन्होंने किया कि हम सबसे पहले 370 वापस लाएंगे, उसके बाद उन्होंने 200 यूनिट बिजली, पावर, गैस सिलेंडर वगैरह वगैरह, लाख सवा लाख की उन्होंने नौकरियों के बारे में भी बताया। तो इसमें जो देखने वाली बात यह है जी। कि जो इसमें सबसे बड़ी धोखे वाली बात थी वो ये थी कि जब सीएम साहब ने बड़गाम से और गांधरबल से इलेक्शन लड़ा तो उसमें उन्होंने ये बोला था कि मैं जहां से मुझे ज्यादा वोट मिलेंगे मैं वो सीट को रिटेन करूंगा। हम्म। और वो वही वहां से भी धोखा हो गया। तो हर तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर, मैं सिर्फ बड़गाम की बात नहीं करूंगा, मैं ये कहूंगा कि जम्मू कश्मीर आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर की आवाम को 2024 से जब से वो हुकूमत में आया तब से सिर्फ धोखा ही देते जा रहे हैं। दूसरा, मैं आपसे ये कहूंगा कि ये भी आपको मान के चलना पड़ेगा कि पिछले 50 साल से, पिछले 70 साल से लेके आज तक जी। ये गांधरबल और बड़गाम की सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए सबसे सेफेस्ट दो सीट्स मानी जाती थी जी। कि जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के बगैर कोई हुकूमत में कभी भी नहीं आएगा एमएलए। हम्म। तो ये जो आज उनको एक ये बहुत बड़ा करारा जवाब मिला है, मुझे लगता है कि अगर वो इसके बाद भी नहीं सुधरे तो वो डूबती हुई नैया है। वैसे भी डूबती हुई नैया है कि जब भी आप जाएंगे सीएम साहब से जो भी पूछने जाएंगे तो वो कहेंगे हमारे पास पावर्स नहीं है। तो भाई पावर्स नहीं है तो फिर किस लिए चीफ मिनिस्टर बने आप? या अगर पावर्स नहीं है तो फिर आप हुकूमत छोड़ते भी नहीं है, नए इलेक्शन के लिए जगह भी नहीं बनाते हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये लोगों का आज एक बहुत बड़ा वर्डिक्ट है, एक मेजर वर्डिक्ट है बिल्कुल ठीक जिसमें। कह रहे हैं तौसीफ शाह आप। कहीं ना कहीं आवाम ने तो अपना मैंडेट दे दिया, जवाब भी दे दिया है। लेकिन मेरा अगला सवाल विक्रम मल्होत्रा जी से है। आप क्या कहेंगे, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो सुनील शर्मा जी का बयान सामने आया, उसमें तो ये लग रहा है कि जो नगरोटा की सीट है उसकी खुशी कम है, बडगाम की सीट की खुशी ज्यादा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस हार गई, इसकी खुशी ज्यादा मनाते हुए नजर आ रहे हैं। विक्रम जी, धन्यवाद इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की हार की खुशी नहीं है ये, जिस तरह से उमर अब्दुल्ला साहब की जो एरोगेंस थी और जिस तरह से उन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया था उस बड़े मैंडेट को जो कश्मीर के लोगों ने उनको दिया था, उसमें कहीं ना कहीं जब उनके जब जब घमंड उनके अंदर आ गया, जब अहंकार उनके अंदर आ गया, और जिस तरह से उन्होंने अपना पलड़ा छुड़ाने की कोशिश की, हमेशा जो अपने वादे थे मैनिफेस्टो के उनको दरकिनार करने की कोशिश करी, और हर चीज के लिए स्टेटहुड का ना होना उसको जिम्मेवार ठहराया, तो ये लोगों ने एक जवाब दिया। और हमारा शुरू से ये कहना था, आज सुबह भी आपके कार्यक्रम में मैंने बताया कि ये एक तरह से रेफरेंडम था, क्योंकि एक साल हो चुका था सरकार को और एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्ट्रांग होल्ड इस तरह से, और जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब बहुत बार कहा कि कौन आगा राहुला, आज उनको जवाब मिल गया कि कौन आगा राहुला। तो वो जिस तरह से उन्होंने अपने लीडरशिप को, चाहे वो राहुला हो चाहे मियां अल्ताफ साहब हो, उनको दरकिनार करने की कोशिश की, और उनका पब्लिकली वो अपना एंगर जताना और लोगों में आके ये बताना कि भाई ऑल इज नॉट वेल विद इन नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो कहीं ना कहीं हमको नजर आ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी को जो सपोर्ट मिला है नगरोटा में, और जिस तरह से आप देखिए यहाँ भी तीसरे नंबर पे नेशनल कॉन्फ्रेंस आई है, और हर्षदेव सिंह ने उनसे ज्यादा वोट लिए हैं, वो भी कहीं ना कहीं दिखाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इज लूजिंग पॉपुलैरिटी विद इन 1 ईयर। ये बहुत कम होता है, और आमतौर पे अगर आप देखेंगे तो जो बाई इलेक्शंस होते हैं उसमें जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट होती है वही वापस आती है। पर एक साल के अंदर अभी शुरुआत है सरकार की, उसमें भी जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंत्रियों का, नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ मिनिस्टर का जो एटीट्यूड रहा, और वो डिलीवर नहीं कर पा रहे क्योंकि वो डिलीवर करना नहीं चाहते, वो
वो उस ख्वाब के साथ घूम रहे हैं जिसके लिए लोगों ने उनको वोट नहीं दिया, क्योंकि ये स्टेटहुड का रेफरेंडम नहीं था जो 2024 के इलेक्शन थे, वो गवर्नेंस के लिए था। लोग चाहते थे एक चुनी हुई सरकार आए, हमारे मसाइल हल हों। तो उसके बरक्स ये नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी एक ही राह अगर आपती रही कि हमको स्टेटहुड दे दीजिए, स्टेटहुड जब तक वापस नहीं आएगा, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस विल हैव टू रीथिंक ऑन इट्स स्ट्रेटजी एंड पॉलिटिक्स। जी बिल्कुल। और आप जैसा कह रहे थे उस पर मैं एक बात ये बताना चाहता हूं, उससे पहले कि मैं विकास पाठक जी के पास जाऊं, जो आपने बात कही कि एरोगेंस की, आपने भी इस बात को दोहराया और तौसीफ शाह ने भी दोहराया, लगभग वही बात जो है आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी ने अपने ट्वीट में लिखा है। वो अपने ट्वीट में कुरान की एक आयत जो है उन्होंने कोट किया है, जो कुरान की सूरा अल आराफ है उसकी आयत नंबर 146 उन्होंने कोट करके लिखते हैं, जिसमें लिखा यह है कि मैं अपनी निशानियों से उन लोगों को दूर कर दूंगा जो जमीन में नाहक घमंड करते हैं। वो हर निशानी देखकर भी ईमान नहीं लाएंगे, हिदायत का रास्ता देखें तो उसे नहीं अपनाएंगे, लेकिन गुमराही का रास्ता दिखे तो उसे अपना लेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारी निशानी को झुटलाया और उनसे गाफिल रहे। इसको कोट करते हुए आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी लिखते हैं कि सबक क्या है, लेसन क्या है? घमंड बर्बादी की जड़ है, सजगता, विनम्रता और आत्मचिंतन ही सही रास्ता है। जाहिर सी बात है कि सीधा मैसेज खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट, नेशनल कॉन्फ्रेंस के इक्तदार के जो आला ओहदे पर बैठे हैं, उनको यह मैसेज पहुंचा रहे हैं कि घमंड या एरोगेंस, जो बातें अभी तौसीफ साहब भी कह रहे थे, जो अभी विक्रम जी ने भी कही। विकास पाठक जी, मैं आपके पास आता हूं, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? ज़िमनी इंतखाब हुए 2 सीटों पर, नगरोटा और बडगाम। माना तो यह जा रहा था कि दोनों पार्टियां अपनी अपनी सीट जो है वो रिटेन कर लेंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपका रिएक्शन? पहले बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो इलेक्शन हुआ है ये सीधा सीधा मुख्यमंत्री के फेस पे हुआ है, क्योंकि वो एक इसमें से एक कंस्टिट्यूंसी जो थी वो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की कंस्टिट्यूंसी थी, जो इन्होंने छोड़ी है और इस पे इनकी पार्टी ने फिर से चुनाव लड़ा है। तो ये जो मुख्यमंत्री होता है, ही इज द फेस ऑफ गवर्नमेंट। तो कहीं ना कहीं ये जो वर्डिक्ट आई है, दिस हैज कम फॉर द गवर्नमेंट इटसेल्फ। तो गवर्नमेंट का जो फेस रहा है, वो जो कार्य रहा है 1 साल का, वो मुझे ये दिखता है इसमें कि एंटी इनकम्बेंसी। और लगता है वो हमारा हमसे राब्ता खत्म हो गया। प्रिया जी, तो अगला सवाल तौसीफ शाह, क्योंकि सीनियर लीडर हैं वो तो पार्टी के, अभी उनसे इसी घमंड के बारे में बात कर रहे थे शाह साहब। क्या कहेंगे, वो जो मैं तोड़ने का मजा है वो ज्यादा देखा जा रहा है इन उपचुनावों में? तौसीफ जी। और लगता है तौसीफ शाह से भी हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा है प्रिया, लेकिन ये एक बात है जो मौजूद जी, सॉरी म्यूट पर था मैं जी जी, बोलिए बोलिए। तो मैं इससे पहले भी जैसे मैंने आपसे कहा कि जहां हमहस्ती आती है, जहां इंसान के सर पर पावर सवार हो जाए और उसे ये पता न चले कि मुझे किससे क्या बात करनी है, जहां वो लोगों को, जिन्होंने उनको जिता के एक भव्य, एक मैसिव मैंडेट, आप ये अंदाजा कर सकते हैं कि 96 के बाद ये पहली बार, 96 से आज तक अप्रोक्सीमेटली 30 साल होने को आ रहे हैं, 96 के बाद ये एक मैसिव मैंडेट मिला था नेशनल कॉन्फ्रेंस को, जहां पर वो जैसे चाहे वैसे काम कर सकते थे, जैसे चाहे लोगों को वो हर सूरत खुश कर सकते थे। मगर आप ये देखिए कि लोग बिल्कुल देख रहे हैं कि जब उमर अब्दुल्ला साहब ने यहाँ जब गैस टरबाइन चालू करने की बात हुई, जब यहाँ पर आपको पता रहेगा कि यहाँ पे विंटर्स में थोड़ा पावर की बहुत कमी हो जाती है, तो यहाँ जब यहाँ पर गैस टरबाइन लास्ट ईयर विंटर्स में चालू करने की बात हुई, तो गैस टरबाइन पर जितना खर्चा था अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 करोड़ का ही उस पर 3 महीने का खर्चा आ जाता। तो वो छोड़कर उन्होंने अपने मोटरकेड के लिए 8 करोड़ की गाड़ियां परचेज की। लोग अंधे नहीं हैं, लोग देख रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि ये हुकूमत क्या कर रही है। ये शायद लोगों के लिए नहीं है, ये इनको हमेशा से यही कहना, मैं यही कहूंगा कि इनको हमेशा से पावर थर्स्ट थी और वो पावर इनको मिली और ये बैठ गए चुपचाप। तो इसके बाद मुझे लगता है कि इनको अब या तो अपने आप को समझना चाहिए, या तो इनको सही रास्ते पर आना चाहिए और जो वादे इन्होंने किए हैं वो वादों के लिए दोबारा आवाम में आना चाहिए और वो वादे जितने भी हो सके एक एक करके पूरे करने चाहिए, वरना ये हुकूमत छोड़ दें
और मेहरबानी करके जम्मू कश्मीर को अपनी हुकूमत से आजाद कर दें। जी, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे भी ये होगा तौसीफ शाह साहब कि पीडीपी को बेशक खुश होना चाहिए कि आपने ये जीत हासिल की है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये पीडीपी को नेगेटिव वोट मिला है, यानी एनसी का नेगेटिव वोट है जिसने आपको जिता दिया, या पीडीपी की पॉजिटिविटी को देखते हुए जिताया गया? अगर आगा सईद रोहिला मेहदी ने प्रचार कर लिया होता, मान लें थोड़ी देर के लिए, तो क्या नतीजे कुछ और होते? देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे लोगों को हमारा गुस्सा था, जैसे 2024 का जो इलेक्शन था उसमें जो लोगों का गुस्सा था वो ये था कि हमने बीजेपी के साथ गवर्नमेंट फॉर्म की। उस वोट का जो फायदा हुआ वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को हुआ। जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो जो लोगों के साथ किया, उनकी एक उम्मीद थी कि उनके राहत मिलेगी, उनकी उम्मीद थी कि शायद ये बीजेपी को दूर रखेंगे, ये वो काम करेंगे जो बीजेपी नहीं करना चाहती है, जैसे 370 के लिए रेजोल्यूशन, जैसे स्टेटहुड के लिए नौकरियां, या जो लोग हमारे देखे 2024 या 2019 में जो लोग इन्होंने जेलों में डाल दिए, वो अभी तक विदाउट एफआईआर, विदाउट एनी केस, विदाउट एनी हियरिंग, विदाउट एनी चार्जशीट, वो अभी तक जेल में है। तो अब हम इनसे ये गुजारिश करते हैं कि वो अगर आप उन्हें छोड़ नहीं सकते तो कम से कम यहां श्रीनगर की जेलों में लेकर आइए, क्योंकि हमारे पास हुकूमत नहीं है इसलिए हम ये तो कर नहीं सकते, मगर इनके पास तो हुकूमत है, ये चीज कर सकते हैं। लोग देख रहे हैं, लोग उसी पार्टी को जिताना चाहते हैं, लोग उसी पार्टी को वोट देते हैं जहां पर उन्हें यह समझ आए कि ये हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमारे हित में काम कर रहे हैं, ये हमारी आवाज बन के कल हिंदुस्तान के जो हिंदुस्तान का पार्लियामेंट है वहां से बात करेंगे, स्टेट असेंबली है वहां से बात करेंगे, जहां से भी बात करनी हो। तो आप इनका एक जगह मुझे दिखाइए, आप इनके रिजर्वेशन इश्यू को ले लीजिए, वो रिजर्वेशन इश्यू भी साल भर से पेंडिंग है। नौकरियों पर नौकरियां दिन ब दिन एडवर्टीज होती जा रही है, मगर रिजर्वेशन का इश्यू वहीं पर खड़ा है। तो स्टूडेंट एक बहुत बड़ा चंक बनाता है वोटर्स का, जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो नए बच्चे हमारे नए नए जो वोटर्स आ रहे हैं, वो इससे बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं रिजर्वेशन बिल से। ठीक है, कहीं ना कहीं कहना है तौसीफ जी आपका कि अगर पता होता कि बीजेपी के साथ, वो जो आप लोग हमेशा एक आरोप लगाते हैं कि एनसी बीजेपी एक साथ है, वो चीज नहीं होती तो हो सकता है कि परिणाम उलट होते। विक्रम जी, आप क्या कहेंगे? एक तरफ तो आप लोग वही हमने जो बात कर ही रहे हैं सुबह से कि आप खुशी मना रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि जीते ही इसीलिए नहीं, हार इसीलिए गए क्योंकि आप और वो एक साथ थे, और कहीं ना कहीं आवाम को समझ आ रहा था कि मिली भगत है। विक्रम जी जी बिल्कुल ऐसा आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है सर। विशाल जी, आप पाढ़ा जी से कोई सवाल पूछने वाले बिल्कुल थे? मैं विक्रम जी, तो चूंकि विक्रम जी मैं आपके पास आता हूं, आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है ठीक से, लेकिन फिर हम कोशिश करेंगे। फिलहाल विकास पाधा जी के पास जाते हैं। विकास पाधा जी, एक बात और यहां पर जानना चाहूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को बेशक एक मतलब नेगेटिव तो है खबर उनके लिए कि उन्होंने एक जीत हार, लेकिन इससे सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फिर बडगाम के लोगों ने आखिर क्या सोचकर पीडीपी को जिताया होगा, मेरा सवाल एक ही है। पर इसका आप जवाब दीजिए, फिर मैं वापस दूसरे सवाल पे भी आता हूं नगरोटा के ताल्लुक से। क्योंकि ये पता है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने भी जब कैंपेन किया था तो ये पता था कि आप ये देख लीजिए कि जिसे भी आप जिताएंगे वो आपकी बात को किस हद तक रख पाएगा, क्या वो मतलब सिस्टम का हिस्सा बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। मतलब डायरेक्टली उनका कहना कहीं यही था अपने कैंपेन में कि अगर आप एनसी को जिताते हैं तो एनसी की पूरी सरकार चल रही है, आपके काम आसानी से हो पाएंगे। अदर देन एनसी को जिताते हैं तो आपके काम हो सकता है कि वो रफ्तार ना हो पाए आपके इलाके के कामों में। तो क्या सोचकर वहां के लोगों ने ये मैंडेट दिया? विशाल जी, मुझे यही सेंस आ रही है कि वहां के लोगों ने अपने आप को ठगा महसूस किया जब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इलेक्शन जीतने के बाद ये कहा कि जहां से मुझे ज्यादा बड़ा मैंडेट होगा मैं उस सीट को रिटेन करूंगा। तो वो होते हुए भी इन्होंने बडगाम की सीट को छोड़ा, तो कहीं ना कहीं वहां के वोटर में जो रोष था वो उन्होंने प्रकट किया। दूसरा जो था कि एक एरोगेंस की भी बात थी और इनफाइटिंग की भी बात हुई है जो उनके एमपी के साथ चली है, जो इंटरनल इनफाइटिंग, उसका भी इम्पैक्ट पड़ा है। और ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट, मैंने कहा कि ये फेस ऑफ चीफ मिनिस्टर की ऊपर इलेक्शन था, ये उनकी कंस्टिट्यूएंसी थी, तो ये उस पर वर्डिक्ट था। और एक साल के अंदर अंदर
एंटी इनकम्बेंसी का होना, ये मुझे लगता है कि एक वेकअप कॉल है इस गवर्नमेंट के लिए कि इनकी जो अप्रोच रही है इस एक साल में, कन्फ्रंटेशन की अप्रोच, बहानेबाजी की अप्रोच कि स्टेटहुड नहीं तो काम नहीं, इसको यहाँ की पब्लिक ने निगेट किया है, रिजेक्ट किया है। विकास जी माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं आपको। देखिए, हमें थोड़ा इसमें क्लियर होना पड़ेगा। इसे अभी आपने ही कहा कि एंड फाइट जो है, और बीजेपी के दूसरे बड़े नेता भी कह चुके हैं कि उनकी आपस की जो लड़ाई उसी ने उनको हरा दिया। यानी आगा सैयदुल्लाह मेहदी जो उनके ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी है, उन्होंने कैंपेन नहीं किया और उनकी नाराजगी ने एनसी को नतीजे तक पहुंचाया है। तो इसे हम एंटी जो मतलब इनकम्बेंसी कैसे कह सकते हैं? दोनों फैक्टर्स हैं। देखो, एक चीज नहीं बेटर की है, मल्टीपल फैक्टर्स रहे हैं। एक तो गवर्नेंस पे तो है ही है, आप नगरोटा देख लीजिए, यहाँ पे नंबर 3 पे आई है इनकी पार्टी। इन्होंने दरबार मूव चला कि मैंने जम्मू की पब्लिक को खुश कर दिया, लेकिन आज इनकी पार्टी नंबर 3 पे है। कहीं ना कहीं इनका कॉर्ड जो है वो जनता के साथ नहीं मिल रहा है, इनकी फ्रीक्वेंसी नहीं मैच हो रही है। और फैक्टर्स पार्टी के लेवल पे भी हैं, गवर्नेंस के लेवल पे भी हैं, और इनफाइटिंग तो है ही है। लेकिन जो इन्होंने काम किए हैं, बहानेबाजी की है, काम कम और बहानेबाजी ज्यादा की है। मैराथन ज्यादा अच्छे से लड़ा है, ना कि गवर्नेंस जो इन्होंने रेसेस की है वो ज्यादा अच्छे से की है, बजाय इसके कि एज ए चीफ मिनिस्टर ये अच्छा काम करते। तो इस पे वर्डिक्ट आई है, और ये मल्टीपल फैक्टर्स है, एक फैक्टर नहीं कहेंगे। गवर्नमेंट के लेवल पे, पार्टी के लेवल पे, और जो ओवरऑल परसेप्शन है इस गवर्नमेंट की कि इन्होंने केजरीवाल मॉडल अपनाया है, ना कि गवर्नेंस पे फोकस किया है। यहाँ की जनता की तवक्को थी कि चुनी हुई सरकार इनको 5 साल के बाद मिली है, यूटी बनने के बाद, तो ब्यूरोक्रेटिक रूल से कहीं ना कहीं ये रूल डिफरेंट चाहती थी पब्लिक। ये ऐसा नहीं हो पाया है। हालांकि गवर्नमेंट की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक सीट ये हारे हैं और दूसरी सीट जम्मू से हारे हैं, तो गवर्नमेंट वैसे ही चलेगी। लेकिन ये जो इंडिकेटर्स हैं जो आगे की ओर इशारे कर रहे हैं, एक तो इनकी पार्टी की इनफाइटिंग उजागर हुई है, दूसरी इनकी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस 1 साल की, वो पब्लिक ने रिजेक्ट की है। ये 2 मैसेजेस मैं क्लियरली बताना चाहूंगा इस बाय पोल के रिजल्ट से आई है। जी, विकास पाठक जी सही कह रहे हैं कि एक संदेश दिया गया है कि अभी नहीं तो समझ जाइए कि आगे भी बदल सकती हैं सिचुएशन। विक्रम जी फिर से जुड़ गए हैं हमारे साथ। आपसे जो सवाल पूछा था सर कि वो मिली भगत की वजह से भी कह रहे हैं, और पाढ़ा साहब भी कह रहे हैं कि एक फैक्टर तो नहीं है, तमाम फैक्टर्स है। एक जब आप प्रॉमिस करते हैं जनता से, आवाम से कि वहां जहां से हम ज्यादा मैंडेट लेंगे वो सीट रखेंगे, वो भी फिर आगा रुहुल्ला वाली बात भी आती है। फिर कहीं ना कहीं पीडीपी का बड़गाम से जीतना है साफ कि कहीं ना कहीं जो ये उठते रहते बयान बीच में आते रहते कि एक साथ है, तमाम चीजें हैं। आप क्या कहेंगे? कोई एक चीज के बारे में बात करेंगे? आप भी कहेंगे कि बहुत सारी चीजें थी, अहंकार तो टूटा ही टूटा, लेकिन फैक्टर्स और भी रहे। विक्रम जी। जीत और हार की कभी एक कारण नहीं होता राजनीति में, इट्स ऑलवेज मल्टीपल फैक्टर्स। और उसी तरह से जो बड़गाम का उपचुनाव था, चाहे वो नगरोटा का हो, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। और उसी तरह से बड़गाम के जो उपचुनाव में आप ये सोचिए कि पहले एक सरकार जो बनी 1 साल के अंदर अंदर, वहां पे जो एंटी इनकम्बेंसी इतनी आ गई कि जो उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जो इतने सालों से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी वो सीट हारी ही नहीं, वो आज आप हार गए उस पीडीपी के हाथों, जिस पीडीपी को कल तक आप अनटचेबल बोल रहे थे, क्योंकि पीडीपी ने बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी जी। तो कहीं ना कहीं आप इसका दूसरा पहलू भी देखिए कि जिस पीडीपी पे ये इल्जाम लगता रहा कि वो बीजेपी के साथ क्योंकि सरकार बनाई थी इसलिए उनका राउट हो गया, तो कहीं ना कहीं बड़गाम के लोगों ने उसी पीडीपी में विश्वास जताया। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने कोalition पार्टनर कांग्रेस को ट्रीट किया, उनको राज्यसभा की एक भी सीट नहीं दी, कुछ ना कुछ कांग्रेस का भी मुझे लगता है उनका संपर्क हमसे बन नहीं पा रहा है, कोई नेटवर्क इशू है वहां विशाल शायद। बिल्कुल, मैं चाहूंगा प्रिया इस वक्त अपने दर्शकों को एक बड़ी जानकारी फिर से मैं बता दूं कि जम्मू कश्मीर में 2 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, दोनों सीटों के नतीजे आ गए। बड़ा झटका इन नतीजों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ताधारी दल को दिया है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस से जहां अपनी सीट, अपनी जीती हुई सीट बडगाम की गंवा दी, वहीं दूसरी तरफ जो नगरोटा में उसके 1 साल पहले जहां वो 2nd पोजीशन पर थी, वो वहां पर 3री पोजीशन पर चली गई। तो इस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक पार्टी की हैसियत से एक बहुत बड़ा झटका इस बाई इलेक्शन में।
जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जिस तरीके से 50 साल की एक सीट थी विशाल, और उस पर आपका वर्चस्व जब चला जाता है तो कैसा आपको महसूस होता है, ये कहीं ना कहीं साफ है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की गेस्ट भी हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई जवाब दे नहीं पा रहे हैं। विक्रम जी, आपकी बात बीच में अधूरी रह गई थी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर अगला सवाल आपसे पूछते हैं। मेरा ये कहना था कि मल्टीपल फैक्टर्स जो थे वो यहाँ चले, और जो आज तक जिस तरह से कहा जाता था कि पीडीपी चूंकि बीजेपी के साथ गई इसलिए पीडीपी का राउट कश्मीर में हो गया, अब उसी पीडीपी को एनसी के स्ट्रॉन्ग होल्ड में लोगों ने वापस लाया। तो जो गवर्नेंस का डेफिसिट था, प्लस जो एरोगेंस थी, प्लस जो इंटरनल लड़ाई अंदर की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर बढ़ती जा रही है जो दरार, तो मुझे लगता है कि ये एक वेकअप कॉल होनी चाहिए उमर साहब के लिए कि वो डिलीवर करें, जो लोगों से वायदे करके आए हैं उस पे डिलीवर करें, लोगों को एक चुनी हुई सरकार का जो फायदा मिलना चाहिए वो दें, ना कि बहानेबाजी से और इल्जाम तराशी में वो अपना वक्त बर्बाद करें। जी तौसीफ जी, आप क्या कहेंगे? गढ़ था इनका बड़गाम, उसके बाद जब मुख्यमंत्री ने वो बयान दिया था संबोधन में, जब उनका माइक बंद हो गया तो उन्होंने साफ तौर पर एक लाइन कही थी कि हुकूमत नहीं बदलेगी एक सीट से, अगर आप किसी और को वोट देंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। आप क्या समझे थे उस वक्त? क्योंकि बड़गाम से उन्हें कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि पीडीपी जीतेगी, या सिर्फ उन्होंने एक संबोधन के तौर पर यह बात कह दी थी? क्योंकि गढ़ को हार जाना और फिर ये बात, अब तो रिलेट हम सीधे तौर पर उनका वो संबोधन कर सकते हैं, क्या कहेंगे तौसीफ जी? ये वो सीधा सीधा धमकी थी। आपने शायद उसके बाद की उनकी दूसरी लाइन नहीं सुनी। इसके बाद की जो उनकी दूसरी लाइन थी वो ये थी कि अगर आपको 200 यूनिट पावर फ्री चाहिए तो मेरे कैंडिडेट को वोट करो। ये जो आप अभी जो लाइन कोट कर रहे थे, ये उसके बाद की दूसरी लाइन थी। ये बिल्कुल सीधा सीधा धमकी दी जा रही थी कि भाई गवर्नमेंट तो चेंज होगी नहीं। वो तो हमें भी मालूम है कि चलिए गवर्नमेंट चेंज होगी नहीं, उनके पास जब तक उनके साथ में उनका अलायंस पार्टनर कांग्रेस है तब तक गवर्नमेंट चेंज हो नहीं पाएगी। तो जैसे भी ये उनकी धमकी एक थी कि भाई अगर आपको बड़गाम में जो भी काम करवाने हैं, 200 यूनिट पावर लेना है, जो भी करना है, तो आपको हमारे कैंडिडेट को जिताना पड़ेगा। वो जानते थे कि जो उनके वादे थे, जो उन्होंने बड़गाम के लोगों से वादे किए हैं, वो बिल्कुल भी उसमें नाकाम रहे। उसको एक छोटे से छोटा वादा भी उनसे पूरा नहीं हो पा रहा है। तो इसमें, और दूसरा, आपने अगर सकीना यतू जी का बयान सुना होगा ड्यूरिंग इलेक्शंस, तो उसने ये कहा कि हमने जो भी मैनिफेस्टो में हमने लिखा था उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 80% हमने काम अपने वादे पूरे किए हैं। मैं उनसे ये कहता हूं कि वो 2% भी बता दे क्या किया है पूरा उन्होंने। 2% भी पूरा नहीं हुआ। बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि 2 तो बहुत ज्यादा है उनके लिए, 2 तो 100% है। वो एक छोटा सा काम बता दे क्या किया है उन्होंने पूरी जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए, स्पेसिफिकली बड़गाम के अवाम के लिए, जो खुद बजाते खुद चीफ मिनिस्टर साहब की। जबकि जब वहां पर जो इलेक्शन हुआ था, वहां पर यही उस समय 2024 में बोला गया था कि ये चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी रहेगी, यहाँ पर डेवलपमेंट होगी। जितनी जो देखिए, बड़गाम एक बहुत ज्यादा बैकवर्ड कॉन्स्टिट्यूंसी बन चुकी है, जब वो श्रीनगर सिटी के बहुत नजदीक डिस्ट्रिक्ट है, बहुत नजदीक डिस्ट्रिक्ट है वो। यहाँ तक कि अब लोग बड़गाम की तरफ रहने के लिए जा रहे हैं, जमीन वहां पे ले रहे हैं, यानी वो बहुत जल्दी, मेरे ख्याल से 10-12 साल में वो मेरे ख्याल सिटी का हिस्सा होगा, इतनी नजदीक है। और अगर आप भी वहां जाएंगे तो वहां की हालात देख के आपको लगेगा कि मैं किसी ठेठ गांव में पहुंच गया, जहां पर सही बिजली नहीं है, जहां पर जो बिजली के जो खंबे हैं वो तक अभी भी बड़े छोटे पेड़ों के साथ बहुत जगहों पर, बहुत दूर गांव में लगे हुए हैं। तो ये बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी का हाल है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का बैस्टन था। और